गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से स्टार्ट करते हैं इस पार्टिकुलर हेडिंग के साथ कि लुकिंग लाइक डिफिकल्ट बट इजी क्वेश्चन ऑफ अप्रैल 2024 एनडीए 1 मैथ्स पेपर। इस बार के पेपर में जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चंस का लेवल जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को, बट एक्चुअली वो इजी था। यही बताने के लिए मैंने कल से कुछ वीडियो लॉन्च करने स्टार्ट किए हैं। तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि देखने में डिफिकल्ट लग रहे थे बट थे वो इजी। तो आज वैसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ में दोबारा आया हूँ। तो एक बार देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो देखने में टफ लगते हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं और वो क्वेश्चंस को करने का सही अप्रोच क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, और एक और फंक्शन है q जो कि इंटीग्रेशन है a टू b मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बच्चों को इंटीग्रेशन से बहुत फोबिया है, तो इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हें ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल दिया है और पी को उसने डिफाइन किया है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि हमें ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। और ये तो सबको पता है कि ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी, और लॉ के हिसाब से माइनस बाहर बैठ गया, अंदर आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस बी माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस सी। अब क्यू किसको बनाया है उसने, इसी फंक्शन के मॉडुलस को। तो ये हम हमेशा याद रखना कि अगर मैं ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स कह रहा हूँ और उसको मॉडुलस के अंदर में डाल रहा हूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी वैल्यू के साथ में बाहर आ जाएगा, मतलब देर इज नो नेगेटिव साइन फॉर दिस। तो ये तुम्हारा बन गया सेम ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, मतलब क्यू की वैल्यू भी सेम ही आंसर देगी। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज पी एंड क्यू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए कि जीरो से ए अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ एक्स डी एक्स का, तो यू कैन राइट इट एज जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में तुम लोगों को बताई थी और तुमने प्लस टू में पढ़ा भी होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो तुम जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले आई लेट कर लो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस साइन एक्स होल अपॉन में टू ए प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन है जीरो से पाई बाई टू। तो ये प्रॉपर्टी लगाते ही ये बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू ए प्लस साइन एक्स को लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो कि बना देगा इसको कॉस एक्स, नीचे टू ए, और जहाँ पे फिर साइन एक्स दिख रहा है वहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे तो वो कॉस एक्स बन जाएगा। और जहाँ कॉस एक्स दिख रहा है वहाँ कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे तो वो साइन एक्स बन जाएगा। तो ये भी तुम्हारा आई है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे ये टू आई हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, न्यूमरेटर ऐड होंगे तो वहाँ आ जाएगा टू ए प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी टू ए प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो तुम देख सकते हो कि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है तो ये दोनों कैंसिल हो गए और वहाँ पे बच गया सिर्फ वन, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स जिसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है जीरो से पाई बाई टू। तो आंसर हो गया टू आई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस जीरो दैट इज पाई बाई टू, और चूंकि हमें आई निकालना है तो ये बन जाएगा पाई बाई फोर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, the non-negative values of b for which this function 16x cube by 3 minus 4bx square plus x, ये तुम्हारा फंक्शन है और बोला गया है कि इट हैज़ नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज वेयर x इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हें b की वो वैल्यूज कंसीडर करनी है जो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब b को तुम्हें जो भी वैल्यू देना है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। साथ में उसने ये भी बोल दिया है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। और एक चीज़ और जो बोली है जिसकी वजह से तुम्हें कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू बता रहा है तो उसका जो एफ डैश एक्स करोगे तो वो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और इस केस में जब हम इसका एफ डैश एक्स करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये बन जाएगा 16 3x स्क्वायर इन अपॉन में 3 है तो 16x स्क्वायर हो गया
माइनस 8bx प्लस 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है, अगर उसमें तुम b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख रहे हो और a को या x को ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहे हो, तो तुम्हारा d जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 0। तो d निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये बन जाएगा 64b² माइनस 64 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इसकी स्प्लिटिंग करेंगे b माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 लेस देन 0। और ये मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से +1 और +1 से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं b के लिए, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये लेस देन 0 वैल्यू तो मुझे देगा नहीं, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा नहीं। -1 से 1 के बीच 0 ले लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0 होता है, तो ये मेरे काम का रीजन है। और फिर 1 से इन्फिनिटी में दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये काम का रीजन नहीं है। तो अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि जो b की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और ऑलरेडी b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताया हुआ है। मतलब एक तो हो गया कि b मस्ट बिलोंग्स टू -1 से 1, और अगर b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इन दोनों को कंबाइन करने से जो आंसर तुम्हारे सामने आएगा वो डी ऑप्शन होगा। दैट मीन्स कि b जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, बट लेस देन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से करेंगे। तुम्हारे पास में बड़ा सा इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, बट है ये छोटा सा क्वेश्चन। बस इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है 3 cos x प्लस 4 sin x होल अपॉन में 2 cos x प्लस 5 sin x, तो हम लोगों को जो न्यूमरेटर है उसकी जगह लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिख रहा है वो है 3 cos x प्लस 4 sin x, तो दैट इज इक्वल्स टू a एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस b इसी 2 cos x प्लस 5 sin x का डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा -2 sin x प्लस 5 cos x। तो जैसे ही तुमने ये लिखा, तो अब तुमको क्या करना है, लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है। जैसे cos x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में यही कोफिशिएंट है 2a प्लस 5b। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में sin x का जो कोफिशिएंट है वो है 4, और राइट हैंड साइड में यही कोफिशिएंट है 5a माइनस 2b। तो अब ये दो इक्वेशन अगर तुम सॉल्व करते हो, तो जो तुम्हें a और b की वैल्यू मिलने वाली है उसमें से a आएगा सॉल्व करने के बाद 26/29, और b को अगर सॉल्व करोगे तो वो आएगा 7/29। ये मैंने रफ में किया हुआ है, स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन पुट करोगे, मतलब जिसको हमें इंटीग्रेट करना था बेसिकली वो तो ये था, तो इसको हमने i लेट कर लिया, और इस i की वैल्यू को अब मैं लिख सकता हूँ 26/29। देखो यहाँ पे पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है 26/29 मल्टीप्लाइड विथ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस अब b की वैल्यू है 7/29 ब्रैकेट में -2 sin x प्लस 5 cos x, और इन सब के अपॉन में बैठा हुआ है 2 cos x प्लस 5 sin x। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, तो ये तो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यहाँ से एक आ गया 26/29 इंटू एक्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू अल्फा x/29 के इक्वल थी। तो अगर 26/29 x आ गया है, तो अल्फा की वैल्यू तो श्योर शॉट हो गई 26 होगा। अब जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसमें अगर मैं 2 cos x प्लस 5 sin x को t ले लूँ, तो ये पूरा का पूरा -2 sin x प्लस 5 cos x आ जाता है। मतलब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 7/29 लॉग ऑफ मॉडुलस में 2 cos x प्लस 5 sin x। तो अब तुम देख सकते हो कि बीटा के जगह यहाँ कौन बैठा है 7, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो बस ये ट्रिक तुमको पता होनी चाहिए थी, अगर ये पता है तो फिर ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों को लेके आया है। तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन है, दैट इज मॉड ऑफ x-1, और g ऑफ x तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और यहाँ से तुमने hx फंक्शन बनाया है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x-1 मल्टीप्लाइड विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि तुम इसका इंटीग्रेशन करो इस hx का फ्रॉम -1 to 0। तो मेरा इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है,
मॉडुलस ऑफ x माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। अब तुमको ये सोचना है कि -1 से 0 के बीच अगर मैं कोई भी वैल्यू मॉडुलस के अंदर डालता हूँ तो वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये माइनस लगा के आएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। और -1 से 0 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देता हूँ तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ तुमको वैल्यूज़ मिलेंगी -0.8, -0.8, -0.9। अगर तुम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू में इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना नेक्स्ट छोटा इंटीजर ले लेता है, तो 0 के बाद जो नेक्स्ट छोटा इंटीजर होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। इंटीग्रेशन अभी भी -1 से 0 के बीच में करना है। अब तुम इसको दोबारा लिख सकते हो, इट इज सिंपली x माइनस वन डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन -1 से 0 के बीच में होगा। तो इंटीग्रेशन तुमको पता ही है, x का होता है x² और -1 का होता है -x। अब इसमें तुम अपनी लिमिटिंग वैल्यू डाल दो तो ये 0 हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1/2 और फिर माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है -3/2, जो कि तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरह से सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से 2 के बीच में। तो नेक्स्ट स्लाइड में 0 से 2 फंक्शन तो वही है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस वन और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का। अब यहाँ पे तुमको मॉडुलस के फंक्शन में अगर 0 से 2 है तो सबसे पहले तुमको बीच की वैल्यू डिसाइड करनी है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा जब हम x माइनस वन को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो इंटीग्रेशन दो हिस्सों में करा जाएगा, एक 0 से 1 के बीच, एक 1 से 2 के बीच। अब 0 से 1 के बीच अगर तुम वैल्यू यहाँ डालते हो मॉडुलस के अंदर तो वो तुमको नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स। और 0 से 1 के बीच में अगर यहाँ डालते हो तो ऑब्वियस सी बात है 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव वैल्यू लेके अगर जा रहे हो तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो पहला वाला इंटीग्रेशन जो है 0 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग दैट विल मेक इट 0। अब 1 से 2 की बारी आती है, तो 1 से 2 के बीच में अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही देगा, तो यहाँ पे सिंपली x माइनस वन आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से 2 के बीच में सपोज 1.1 डाल दिया या 1.2 डाल दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को कंसीडर ना करके जो लेफ्ट हैंड साइड में है सिर्फ उसको लेता है। दैट मीन्स ये वैल्यू सिर्फ 1 बन के आएगा। तो टोटल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन फ्रॉम 1 से 2 dx। ये तो 0 हो ही चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन अब तुम आराम से कर सकते हो, x² माइनस एक्स 1 से 2, पहले 2 डाल देते हैं, 4/2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 1। तो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस हाफ, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 1/2। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था इस बार का। इसमें सिंपली क्या करना है, रैशनलाइज कर लो। तुम्हारे पास में नीचे है रूट का x+1 माइनस रूट का x माइनस वन, तो इसको रैशनलाइज करते ही ये बन जाएगा रूट का x+1 प्लस रूट का x माइनस वन। अब यही सेम चीज़ ऊपर भी लिख दो, रूट का x+1 प्लस रूट का x माइनस वन। तो नीचे देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है a² माइनस b²। तो ऊपर वाले को तो हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, दैट विल रिमेन रूट x+1 प्लस रूट x माइनस वन। लेकिन नीचे आ जाएगा x+1 माइनस एक्स प्लस वन। तो अब क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी x+1 माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे क्या बच गया 1 + 1 दैट इज 2। तो 1/2 को बाहर खींच लो, और तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा है रूट के x+1 का, जो कि होता है x+1 के पावर में 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, और x माइनस वन के पावर में 1/2 इसका भी इंटीग्रेशन करना है। 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे तो कायदे के हिसाब से nx के पावर में n-1 यहाँ पे हो जाता है x+1 के पावर में हाफ प्लस वन, मतलब x के पावर में n+1 अपॉन n+1 हाफ प्लस वन। तो टोटल कितना आ गया, x+1 के पावर में 3/2, और यहाँ से जो 3/2 आएगा वो हाफ के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 ऊपर जाके बन गया 2/3, तो दोनों कट गए, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 1/3। अब उसी तरह से बीटा भी निकालना है क्योंकि एक और पार्ट भी है, तो ये हाफ फिर से आ गया। अब इस बार फिर क्या हो जाएगा, तो सेम ही वैल्यू रहेगी,
आई थिंक इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ये भी 2/3 बन के यहाँ पे आएगा और ये बन गया x-1 के पावर में 3/2 विद द सेम फॉर्मूला। तो 2 2 कैंसिल हुआ, तुम्हारा बीटा भी हो जाएगा 1/3। आई होप समझ में आ गया होगा आराम से। अगला क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है 3f(x) प्लस f(1/x) इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। तुमको f(x) निकालना है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पर वैल्यू पुटिंग का हेल्प ले लो। जैसे x को डाल दिया मैंने 1, अब 1 क्यों डाला ये देखो, ये बन जाएगा 3f(1). अगर x की जगह 1 डालोगे तो ये सिर्फ f(1), और यहाँ पे भी x की जगह 1 डाल दिया तो 1 + 1। तो टोटल वैल्यू आ गई 4f(1) इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स f1 की वैल्यू आ गई 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में x की जगह 1 डाल के तुमको 1/2 मिलेगा। सपोज मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो ये बन जाएगा 1/8 माइनस 1/8 प्लस 1/4, ये दोनों कैंसिल, 1/4 ये तो आंसर नहीं है, हमें तो 1/2 चाहिए, गलत है। सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ, 3/8 माइनस 1/8 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करो, 2/8 1/4 प्लस 3/4, ये तो 1 आ रहा है, ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में आते हैं। सी ऑप्शन में 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, 4/8 1/2 होता है, 1/2 को 1/4 से ऐड करोगे तो 3/4 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। तो डी ऑप्शन को यहीं पे चेक कर लेते हैं, 3/8 माइनस 1/8 प्लस 1/4। आई थिंक ये तुम्हारा आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ आ गया 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसे ये बात मुझे पता चली तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है और उसको लिमिटिंग वैल्यू देना है 1 से 2। तो हमने जो भी आंसर अभी डिसाइड किया था उसको एक बार देख लेते हैं। 3/8x माइनस x/8 प्लस 1/4। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को ये इंटीग्रेशन आता होगा, बट इसके जो ऑप्शन है ना उसको लाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसका फर्दर पार्ट बनाया। तो करना क्या है, 8 तो फिक्स हो गया, 3/8 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो अंदर रह जाता है 1 to 2 1/x का इंटीग्रेशन, फिर 1/8 को बाहर ले जाऊं तो 1 से 2 का इंटीग्रेशन x dx, और फिर 1/4 को बाहर ले जाऊं तो अंदर 1 से 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 1 to 2। तो 8 बाहर में बैठा हुआ है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, उसमें 1 से 2 हम पुट कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, इसमें भी हम लोग 1 से 2 पुट कर लेंगे। ये 1/4 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, दैट इज फ्रॉम 1 to 2। अब सोचो आंसर में क्या आएगा, 8 तो बाहर बैठा ही हुआ है, 3/8 ये बन जाएगा log 2 माइनस log 1 जो कि 0 होता है, मैं लिख ही नहीं रहा, माइनस 1/8, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 माइनस 1/2, और सबसे लास्ट में 1/4, क्योंकि x की जगह 2 - 1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 8 बैठ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है, 3/8 log 2, उसको तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में। दूसरे वाले में माइनस का 1/8 है, वो 8 से मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा, इसको गायब कर दो। 2 - हाफ, 2 - हाफ हो गया 3/2 प्लस का 3/2, और लास्ट में ये 1/2। तो 3/2 प्लस 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। 8 से 8 गया, 3 log 2 प्लस 2। तो ये जो तुम्हारा आंसर है ये 1/2 बन रहा था, ये 1/2 है, तो ये फाइनली तुम्हारा बन जाएगा। अब यहाँ से आइडिया लगा लो, देखो 3 log 2 का मतलब होता है log 8, और इसको तुम लिख सकते हो log e टू द पावर ऑफ 1/2। तो ये 1/2 सामने आ जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे चाहो तो इसको कंबाइन कर लो। देखो log 8 है और ये log e के पावर में 1/2 है, तो log 8 रूट e इसको लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कुछ तो हेल्प मिल रहा होगा इन वीडियोस से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो देखने में सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन के साथ में मैं आता रहूँगा, और जो इंटीग्रेशन को लेके तुम्हारा एक फोबिया है वो भी विथ टाइम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने पूछा था, बट वो मैं अभी स्लाइड में डालना भूल गया हूँ, तो उस क्वेश्चन को भी मैं अभी डिस्कस करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अगर मैं यहाँ लिख पाया तो ज़रूर लिख दूंगा, नहीं यहाँ नहीं लिख सकता। ऐसा करता हूँ, नोट्स में जाके एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं नोट्स में जाता हूँ तो फिर उसके लिए मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। आई थिंक रिकॉर्डिंग तो चालू रहेगी, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग को कि दो फंक्शंस दे रखे हैं। पहला फंक्शन है, अगर मैं इसकी बैक चलो यहीं पे कर लेता हूँ,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन होल अंडर रूट में मॉडुलस में x माइनस एक्स, और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट का x माइनस मॉड ऑफ एक्स। क्वेश्चन तुमसे ये बोल रहा है कि इन दोनों फंक्शन में से किसका डोमेन है और किसका डोमेन नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि एफ एक्स का डोमेन है लेकिन जी एक्स का डोमेन है ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एफ एक्स का डोमेन नहीं है बट जी एक्स का डोमेन है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एफ एक्स का भी डोमेन होगा और जी एक्स का भी डोमेन होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों का डोमेन नहीं होगा। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है ये समझ लेते हैं। डोमेन होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज जो कि फंक्शन को एक रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि रूट के नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स का डोमेन ढूंढ रहा हूँ जिसमें 1 अपॉन अंडर रूट का मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखा है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जिससे कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जिनका मॉडुलस उन वैल्यूज से बड़ा होता है? तो इसमें सारे नेगेटिव वैल्यूज आ जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स इसका तो डोमेन है। वहीं अगर हम लोग बात करें जी एक्स की, जिसके डिनोमिनेटर में है x माइनस मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट, तो x माइनस मॉड ऑफ एक्स सेम कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल्स टू जीरो ये हो नहीं सकता, नहीं तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स। अब ऐसी कोई वैल्यूज़ तो होती ही नहीं है जिसमें मॉडुलस की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाए। मॉडुलस लेते ही वो वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू ले लो उसके मॉडुलस से ज़्यादा होगी। अगर मान लो मैं यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ -2, तो -2 का मॉडुलस तो 2 होगा, तो ये तो ज़्यादा होगा नहीं। और अगर मैं यहाँ x की जगह 2 लेता हूँ तो उसका मॉडुलस तो 2 होगा, तो वो भी ज़्यादा नहीं होगा। तो आई थिंक जो करेक्ट आंसर होगा वो यही है कि एफ एक्स का तो डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, लेकिन जी एक्स का कोई डोमेन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो विद दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, शायद 10 से 11 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक बार इन सबको गो थ्रू कर लेना, एंड स्टिल इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलेंगे इसी के थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसी लास्ट पेपर के, सो दैट वो डाउट फैक्टर जो है वो तुम्हारा खत्म हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ